करवा देंगे। एंड जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जो बहुत रईस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बिल्कुल उनको ट्रीटमेंट अलग मिलता है? अलग, फुल वीआईपी ट्रीटमेंट पूरा। सेल भी अलग, सब अरे अलग। वीआईपी ट्रीटमेंट सर। मैं एक नाम नहीं बताऊंगा, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन जिनका बेटा एक मर्डर केस में था, उनके बाप ने तो 5 स्टार होटल खरीद लिया था सर, तिहाड़ के बगल में। और 5 स्टार होटल किसके लिए था पता है? सिर्फ तिहाड़ के कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट के लिए बंद। अब क्या लोगे और बताओ। और वहाँ उनका बेटा वहाँ रुकता था? नहीं, बेटा नहीं रुकता था, बेटे को जेल में अच्छे खाना मिले करके उनके लिए 5 स्टार होटल फ्री था जेल स्टाफ के लिए। तो वहाँ से खाना जाता था उसके लिए? मतलब उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो एक 5 स्टार होटल ही फ्री कर दिया ना जेल के लिए, तिहाड़ जेल वालों के लिए। अच्छा। कि कभी भी आप जाओ, बच्चों के साथ जाओ, आप लोगों के लिए फ्री है सब कुछ। सब आपके लिए, बस मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मेरे बच्चे का ध्यान रख लेना। एक दिन के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग जाते हैं, एक एक दिन के 20-20 लाख रुपए लेते हैं जेल के अंदर। जेल की। इतना तो मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया के किसी 5 स्टार होटल का कमरा भी इतना महंगा होगा करके, है? पता है एक का बच्चा 10 दिन आने वाला है अंदर करके, ठीक है, तो 10 दिन 20 लाख रुपए पर डे लगेगा, लेकिन बच्चा सही रहेगा। 2 करोड़। 2 करोड़ में तो मुझे शायद दुनिया का कोई होटल होगा, शायद मैं तो रहा नहीं सर, तो इतना महंगा तो दुनिया का कोई होटल भी नहीं होगा जितना उस जेल का एक कमरा होगा। 20 लाख रुपए का मैंने कोई स्वीट भी नहीं सुना। तो आप सोच लो, और कमरा 20 लाख रुपए का है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा कमरा 5.5 लाख रुपए। तो सोचो आप, बस तुम्हारे बच्चे को सेफ रख लेंगे, बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो सेफ अकेला रहेगा। कितना पैसा दे दिया होगा आसाराम ने, आप सोच भी नहीं सकते, जोधपुर जेल में। हाँ, वीआईपी ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल 100%। नहीं तो आसाराम को तो रातों रात गैंगस्टर सारा पैसा मांग लेंगे रातों रात। आप छोड़ के देख दो 10 मिनट के लिए आसाराम को गैंगस्टरों के साथ, बिल्कुल वो तो आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे आसाराम की बाहर। तो पुलिस ही, जो जेल के जो स्टाफ है, वो ही सिक्योरिटी देते हैं अंदर बिजनेसमैन को, ताकि उन्हें पैसा मिले। वो गैंगस्टर के पास छोड़ते नहीं उन्हें। डिफरेंट रखते हैं 100%। अलग ही रखेंगे। अलग सेल में रख लेंगे उसको। पर गैंगस्टर तो कोशिश यही कर रहा है कि किस तरह से उधर तक पहुंचूं मैं। क्या चीज़? हाँ, कोशिश करेगा गैंगस्टर भी अपना, ठीक है। अगर वो नहीं दे रहा होगा जेल स्टाफ को पैसा, तो गैंगस्टर से फिर मांड वाली हो जाएगी ना, तू मांग और हमारा आएगा 50-50। दोनों तरीके हैं ना उनके पास। क्या डायरेक्ट जेलर से, या तो डायरेक्ट कर लो या वैसे कर लो। करना तो है ही, करना तो है भाई, नहीं तो बिल्कुल रहने नहीं देंगे। ना। कहाँ करोगे कंप्लेन यार? कंप्लेन करोगे कहाँ? तो खराब नहीं है बहुत पूरे इंडिया में है तो बिल्कुल। फिर और हर किसी के साथ गलत होता है जेल के अंदर। नहीं यार, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ तो क्या गलत होना, तो वैसे ही गरीब है। उनके साथ तो ना उनका देने के लिए है ना कुछ नहीं है, वो तो क्या करेंगे। जो ठीक ठाक सा आ गया तो बस पूछो मत, खत्म हो। तो ठीक ठाक सा जो आ गया। और कोई, आप 11 जेल में गए, 11 के 11 में एक जगह आपको ऐसा नहीं लगा कि सही है? सारे, मैंने कहा जो सही होगा वो अंदर आएगा ही नहीं, उसकी ड्यूटी लगी ही नहीं अंदर। मतलब आज किसी को अगर जेल होती है, किसी को भी, एक ठीक ठाक इंसान को, तो वो लगभग आपके 11 जेलों के एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि वो गया, मतलब उसे पैसा देना ही पड़ेगा। 100 लोग अगर जेल गए ना, 100 लोग, तो 100 में से 99 को पैसा देना पड़ेगा। या तो कोई ऐसा ही पावरफुल हो जिसका आईएएस बाहर बैठा हो, आईपीएस बाहर बैठा हो, तो उससे तो नहीं लेंगे। कोई आईएएस का चला गया रिलेशन में, कोई आईपीएस का चला गया, कोई मिनिस्टर का चला गया, ये लोग छूटेंगे, ठीक है। पावरफुल है जो छूटेंगे, उनसे ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। नहीं समझे कि जो जेलर से ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, जेलर और उन गैंगस्टर से ज्यादा पावरफुल वो लोग होने चाहिए, तो वो सेफ है। एक नॉर्मल आदमी चला गया तो नहीं, नॉर्मल भले पैसे वाला हो, कुछ भी हो, कोई ना, नॉर्मल चाहे कुछ भी हो। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, कहाँ पैदा हुए आप और किस टाइप के घर में हुए, क्या करते थे, क्या बनना चाहते थे? बचपन से ही आर्मी में जाना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर पर देखा, मतलब ग्रैंडफादर को तो मैंने देखा नहीं है ना, तो मेरे पैदा होने से पहले वो शहीद हो चुके थे 1971 के वॉर में, तो ग्रैंडफादर को नहीं देखा मैंने। तो मेरे फादर को देखा, पड़ोसियों को देखा, सब आर्मी से ही। तो ऐसा नहीं कि मुझे भी जाना था, ठीक है। तो मैं अपने बुआ के वहाँ पढ़ाई के लिए आ गया था, जयपुर। ओके। तो मैंने जयपुर से ही, एजुकेशन मेरी जयपुर से ही है, केंद्र विद्यालय से, तो वहीं से पढ़ाई करी। और कुछ नहीं पता था कि मैं ये करूँगा करके। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैंने यही करना था। और मैं तो ये कहूँगा कि मुझे खुद नहीं पता चला कि धीरे धीरे कैसे हुआ सब चीज़ें,
तो कैसे, बट मेरे को समझाओ कि जब केंद्रीय विद्यालय में थे तो तब क्या बनना था, कुछ पता नहीं था? कुछ नहीं पता था, क्योंकि अब मैंने कहा ना मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। अब कुमाऊं से हट के मैं राजस्थान की दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, किसी ने क्या बनना, किसी ने क्या बनना। तो नॉर्मली तरीके से क्या है कि जैसे जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी तो उसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड किया कि जितने भी मतलब जो भी आर्मी मैंने देखा नहीं है ना, तो मेरे पैदा होने से पहले ही वो शहीद हो चुके थे 1971 के वॉर में। तो ग्रैंडफादर को नहीं देखा मैंने, तो मेरे फादर को देखा, पड़ोसियों को देखा, सब आर्मी से ही। तो ऐसा नहीं कि मुझे भी जाना था, ठीक है। तो मैं अपने बुआ के वहाँ पढ़ाई के लिए आ गया था, जयपुर। ओके। तो मैंने जयपुर से ही, एजुकेशन मेरी जयपुर से ही है, केंद्र विद्यालय से। तो वहीं से पढ़ाई करी और कुछ नहीं पता था कि मैं ये करूँगा करके। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैंने यही करना था। और मैं तो ये कहूँगा कि मुझे खुद नहीं पता चला कि धीरे धीरे कैसे हुआ सब चीज़ें। तो कैसे, बट मेरे को समझाओ कि जब केंद्रीय विद्यालय में थे तो तब क्या बनना था, कुछ पता नहीं था? कुछ नहीं पता था, क्योंकि अब मैंने कहा ना मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। अब कुमाऊं से हट के मैं राजस्थान की दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, किसी ने क्या बनना, किसी ने क्या बनना। तो नॉर्मली तरीके से क्या है कि जैसे जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी तो उसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड किया कि जितने भी मतलब जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से जिनके फादर ने जो भी सर्व किया तो हम उनको ज्वाइनिंग देंगे, एक एक्स्ट्रा कोटा। अच्छा, एग्जाम्पल जो पहले से हैं, ओके, तो उनको एक थोड़ा सा मतलब इंडियन आर्मी की तरफ से वो मिल रहा है यार, दैट इज कि हम इनके बच्चों को लेते हैं करके। तो एक नॉर्मली तरीके से कॉलिंग लेटर हमारे घर पर भी आया। अच्छा, कि अगर आपके बच्चे को ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं करके। तो मेरे घर वालों ने भी मुझे बोला, तो पहले तो मुझे बोला यार, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो शायद उस टाइम मैं 11th में ही पढ़ाई कर रहा था। मैंने कहा नहीं जाना करके। मैंने तो मेरे फादर बोले यार चला जा, ट्राई तो मार ले करके। तो मैंने कहा नहीं, तो बोले कि मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा करके। मुझे लगा यार मैं कभी गया ही नहीं यहाँ से, मतलब जयपुर से मैं नागालैंड जाऊँ कैसे। तो मेरे घर वालों ने बोला तुझे इतना पैसा देंगे, इतना। तो मुझे पैसा लगा यार कि मुझे 600-700 रुपये मिल रहे हैं, और 600-700 रुपये तो मेरे यहाँ भाई साल भर चलेंगे पूरे के पूरे। तो जो मुझे पैसे मिल रहे थे, उस पैसे को अगर मैं खर्च भी करूँगा वहाँ पहुँचने में, तो फिर भी मेरे 300-400 रुपये बच रहे थे। तो मुझे सिर्फ उस चीज़ के लिए कि मैं चला जाऊँ करके, 600-700 रुपये से मैं आराम से अपना साल निकालूंगा करके। तो नॉर्मली तरीके से मैं नागालैंड गया, और नागालैंड मतलब जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो तो उत्तराखंड के ही थे। तो हर स्टेट को अलग अलग डिवाइड किया हुआ था उन्होंने, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जब भी मेरा नंबर आया तो मैं वहाँ गया और अपना एक सेंटर में जो भी अपना फिज़िकल वगैरह दिया, पूरा का पूरा फिज़िकल वगैरह देने के बाद जो भी उनके टेस्ट थे सारे कंप्लीट करे, और वापस फिर कुछ दिन के बाद वापस आ गया, और मैं भूल गया उन चीज़ को दोबारा। ठीक है, तो फिर अपना आराम से दोबारा अपना पढ़ाई, वो चीज़ है नॉर्मल। तो कुछ दिन के बाद एक लेटर आ गया कि आप दोबारा भेजो करके, ओके, री मेडिकल के लिए। और मेडिकल होने के बाद फिर नॉर्मली फिर वापस आ गए। फिर देन सडनली एक 6 महीने के बाद आता है कि आप ज्वाइन हो गए हो करके, आप सिलेक्ट हो गए। आप सिलेक्ट हो। और आप कितने साल के थे तब? मैं शायद उस टाइम 16 साल 6-7 महीने का था, क्योंकि कसम पीरियड होने तक जब भी आप कसम खाते हैं तो आपकी जो एज होती है वो 18 साल होनी चाहिए। तो इतना तो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर ही। तो 16 से 18 के बीच में ट्रेनिंग हो रही थी। तो कहाँ पे फिर आपको लेटर आया, फिर कहाँ पे ज्वाइनिंग हुई? फिर दिल्ली गया मैं। दिल्ली जाने के बाद रैंडमली पहली बार दिल्ली पहुँचने के बाद हम लोग पहुँचे, और भी मेरे साथ कुछ लोग थे। ठीक है, तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं ट्रेनिंग के लिए। वैसे 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। क्या होता था ट्रेनिंग सुबह से लेकर रात तक, बताओ? लेकिन वहाँ पर एक ही मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ लगा वहाँ, कि वहाँ की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे अलग थी। कि मुझे ये नहीं पता था कि कल सुबह का, मुझे पता है कि कल सुबह क्या होना है, मुझे कल सुबह के बाद का नहीं पता। ये मुझे 2.5 साल के बाद पता चला। ऐसा क्यों? ओके। रीज़न क्या, हमारे को शाम को लगभग जब भी हम वहाँ से, हमारा जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर था जो भी हमको छोड़ता था, वो बोलता था अर्ली मॉर्निंग में आप 0400 आवर्स पर पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट करोगे करके। अब हमारा काम है 0400 आवर पर पीटी ग्राउंड पर पहुँच जाना, मतलब 4 बजे। 4 बजे मैंने, तो हम 4 बजे वहाँ सब खड़े हो जाएंगे बिल्कुल टाइम के हिसाब से। जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर आएंगे, सुबह पीटीआई आएंगे, वो हमारे को पीटी कराना स्टार्ट करेंगे। पीटी कराएंगे, पहले पीटीआई लेके जाएगा, 5 किलोमीटर दौड़ाएगा, देन वो हट जाएगा, नेक्स्ट पीटीआई आएगा, वो 5 किलोमीटर ले जाएगा, ऐसे ही करके 20 किलोमीटर दौड़ाते थे वो। ठीक है, तो लास्ट में जो आएगा वो एक जीसीओस रैंक आएगा, जिसकी एज होगी कम से कम 45 के समथिंग। वो लास्ट में बोलेगा मैं भी तो मेरी एज, चले तुम 16-17 ईयर के हो और मैं 54, मतलब इस एज का तुम मेरे बराबर नहीं दौड़ पा रहे हो। तो हम मन में तो ये बोलते थे यार सर आप तो अब भी आए हो, हम तो 15 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं लगातार, है ना। तो जब भी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती थी 4 से लगा 6-7, कोई फिक्स टाइम नहीं था, 6:30 भी अगर
ख़त्म हुआ पीटी, तो वो लोग बोलते थे यार कि आप वहाँ पीटी ख़त्म हुआ, फिर एक इंस्ट्रक्टर आता था, बोलता ठीक है ब्रेकफास्ट करके तुम 730 आवर्स पर बीओसी में रिपोर्ट करो। अब घड़ी में टाइम देखें हम यार 6:30 बजे तो हम यहाँ से छूटें, जाने में हमारे को आधा घंटा लगेगा, हम कब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, कब हम अपना वेपन लेंगे, ठीक है। मतलब वो टाइमिंग वैसा था, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप 5 मिनट लेट ही पहुँचोगे। मतलब आप कोशिश पूरी कर लो, आप उड़ के भी जाओगे ना तो भी आप 5 मिनट लेट पहुँचोगे, आपको वहाँ सज़ा मिलनी है। क्या सज़ा होती थी लेट होने की? सज़ा क्या है कि जैसे आप वहाँ आप जैसा करोगे कर्मा वैसे घूम के आएगा आपके लिए। तो अब जब हम कर्मा की बात कर रहे हैं तो कर्मा की बात से आपने क्या क्या किया ऑपरेशंस में, ये बताओ। देखो सर, ऑपरेशंस तो बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन होते कैसे हैं? चलो पहले तो ये बताओ कि अब इन्फॉर्मेशन मिली, एक सीक्रेट सर्विस कैसे ऑपरेट करती है दूसरे देश में जाके। मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए क्या है, हम लेते हैं एक आदमी है हमारे इस देश का है, ठीक है, पावरफुल आदमी है। वो क्या करता है, किसी दूसरे देश के आदमी से मिलता है, रैंडमली मिलता है, और धीरे धीरे हमारे को ये पता चलता है कि यार जिस आदमी से मिल रहा है, ठीक है, इसके कनेक्शन वहाँ के उन लोगों के साथ है जो हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो रैंडमली चेक करते हैं उसको। रैंडमली चेक करने के बाद क्या लगता है कि नहीं यार ये आदमी तो डेफिनेटली चाहे किसी भी चीज़ के लिए, पैसों में बिक गया, किसी भी चीज़ का लालच है, ये काम कर ही रहा है, हाँ। है ना। तो हमारे देश में उस आदमी को एलिमिनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस आदमी को जो वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो ऑपरेशन लॉन्च होता है, अब आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हो, अब आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका तो सपोर्ट बंद हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी भी अगर एक स्पाई या एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत, और देश डिनाई कर देगा कि पता ही नहीं। रूल है सर, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी जा रहा है उसको भी पता है कि डेफिनेटली देश मना कर देगा। अब लेकिन क्या है कि आपको एक आदमी को एलिमिनेट करना है, करेंगे कैसे, ठीक है। अब आपको वहां पर अपना क्या करना है, अपना पूरी की पूरी आपको एक टीम रेडी करनी है, ठीक है। ऑपरेशंस कैसे, एक एग्जांपल के लिए, एक उसकी हर लोकेशंस को चेक किया, उसके हर रूट को चेक किया। अब जो उस ऑपरेशन के अंदर आदमी जाएंगे, ठीक है, 3 लोग हैं, उन 3 लोगों को भी नहीं पता होगा टारगेट है क्या करके, उनको पता ही, और वो 3 लोग जिंदगी में पहली बार मिल रहे होंगे और आखिरी बार मिलेंगे। मैं यहां हूं अभी कि सपोज करो यहीं एक टारगेट गिराना है, तो मुझे ये पता है कि E+ मतलब कल मुझे शाम को 1700 आवर्स पर क्या है, अंधेरी आना है। मुझे सिर्फ ये पता है कि अंधेरी आना है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता अंधेरी कहाँ है करके, ठीक है। एक GR दे दिया, ग्रिड रेफरेंस, मेरे पास एक GR है, मेरे पास मैप है, उस मैप पर मुझे एक 4 फिगर दे दिए। उस 4 फिगर में मेरे को 1 किलोमीटर के दायरे में मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। मुझे बोला कि इस 1 किलोमीटर के, मैंने मैप पढ़ा है अपना सिर्फ, और मैप पर मैं होल्ड कर रहा हूँ, मतलब मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर का सर्कल मुझे नहीं पता क्या है करके। क्लियर है? आज मैं होल्ड कर दिया यहाँ पर, नेक्स्ट दिन मुझे बोला जाएगा 6 फिगर GR। जैसे मैंने 6 फिगर GR को चेक किया तो मुझे पता चला यहाँ से 800 मीटर या 700 मीटर पर दूरी पर मुझे पहुँचना है। अभी भी मुझे नहीं पता कि 100 मीटर का दायरा मेरा कौन सा है करके, ठीक है। ऐसी कोई और भी टीम है मेरी, उन टीमों को भी सेम। जब मैं 100 मीटर के दायरे में पहुँचा तो फिर मुझे बोला 10 फिगर का एक GR, ठीक है। मैं 10 मीटर पर पहुँचा, बोला रेंडमली एक बंदा वहाँ पर तुम्हें इस लुक पर देख रहा होगा, उसको भी हम पहली बार मिले थोड़ी देर के लिए। मैं जानता ही नहीं हूँ आदमी कौन है, कौन से देश का है, यहाँ का है, कहाँ का है, कुछ नहीं पता। फर्स्ट टाइम मिला, टारगेट हमारा एक ही है, उनको भी नहीं पता टारगेट कौन सा है करके। और भरोसा करना है तीनों को, लेकिन टारगेट नहीं पता ना अभी तक तो। और तीनों ना पहले भी नहीं मिले, अगर हम पहले भी मिले होते तो हम अपना दिमाग यूज़ करना शुरू करते, लेकिन दिमाग कोई और यूज़ कर रहा है, ठीक है। ऑपरेट कहीं और से हो रहा है, हम सिर्फ एक क्या है, रॉबर्ट जो काम कर रहे हैं। देन तीनों मिले, तीनों मिलने के बाद बोला फलाना आदमी देखो सामने से आ रहा है करके, ठीक है। वो कोई और होगा जो उन्हें एक्सेस दे रहा होगा, उसका भी हमें नहीं पता होगा कि उन्हें फॉलो कोई और कर रहा है, ठीक है। वो वहाँ से कंटिन्यू बता रहा होगा एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, एक फलाने नंबर की गाड़ी आ रही है, रोड के उस पार आएगी, उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है ब्लैक सूट पर, वो वहाँ पहुँच गया। कंटिन्यू एक और आदमी साथ में बता रहा है, ठीक है। कि टारगेट को एलिमिनेट करने वाले हम हो गए, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने वाला कोई और हो गया। तो इस तरह से पूरी टीम होती है, और हम मिले फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। और वहाँ से फिर एस्केप चले गए, निकल गए। एस्केप के लिए भी अपना अपना पूरा रूटीन बैठा हुआ है। एस्केप कराने वाला भी एक दूसरा है कि भाई मेरे को बोला तू ए जगह पर पहुँच,
तो वो दूसरे वाले को बी जगह, मैं ए जगह पर पहुंचा, ए जगह पर पहुंचने के बाद मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए, जो भी है, जो भी चीज़ दिया, नई आइडेंटिटी दी। उसने बोला कि तू सी जगह पर पहुंच, मैं सी जगह पर पहुंचा, सी जगह पर एक आदमी मिला, तो हम पहली बार मिलेंगे और ज़िंदगी में फिर कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे आपने कहाँ पे ऑपरेशंस किए? ऐसे बहुत सारी जगह पर करे सर, मैं जगह तो कंट्री तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशंस रहे लाइफ में। कंट्री नहीं बता पाओगे? कोई कंट्री नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे रहे, बहुत सारी ऐसी रही। कोई एक ऑपरेशन बताओ बिना कंट्री नाम दिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक हमारे कभी सीनियर रहे होंगे कोई भी, हमने एक अपना बिजनेस, एक आदमी इस्टेब्लिश किया एक देश के अंदर, उसको सब कुछ दिया, पैसा हंसा, एवरीथिंग। अच्छा, एक बिजनेस पर्सन आप लोगों ने इस्टेब्लिश किया? हमने नहीं, मेरे सीनियर्स लोगों ने जो भी किया, मतलब इंडिया ने किया, क्योंकि उसका सिर्फ यही काम था कि जब भी उस देश में हमारे देश के लिए कोई दिक्कतें बढ़े या कोई कर रहा है, हमारे जो लोग जाएंगे उसको सपोर्ट करेंगे करके। क्लियर है? अब उसने क्या किया, जब भी वहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च करना था, ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए उससे 1.5 CR की ज़रूरत थी, ठीक है, 2007 के समथिंग में। तो एक टीम गई वहाँ पर, उसके दिल में आ गया लालच, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कभी आदमी को नहीं छेड़ती, हो सकता है 10 साल तक उसको कभी ना छेड़े और ज़िंदगी भर के लिए भी नहीं छेड़ेंगे, इसमें काम नहीं पड़ेगा। तो वो भी शायद रैंडमली भूल गया, कुछ भी हो गया, जब उससे ज़रूरत पड़ी उसके मन में लालच आया और उसने वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वहाँ की लोकल पुलिस के साथ मिलकर 3 बंदे मरवा दिए सर, सिर्फ 1.5 CR